हेलो साथियों, स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो एनसीईआरटी श्रृंखला हम फिर से लेके आ गए हैं, जो कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चल रहा है। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी का क्लास 6 का। तो अभी फिर हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में चैप्टर टोटल कितने हैं, 6 है। तो 5 चैप्टर करा चुके हैं और 6 चैप्टर लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का ज्योग्राफी, जो कि अभी इसमें पूरा करने वाले हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे 1 से 5 तो ज़रूर देख ले। और हर क्लास और हर सब्जेक्ट का हर लेसन अच्छे से देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एनसीईआरटी के श्रृंखला में हम लोग इतिहास, ठीक है, पॉलिटिकल जो भी है उसको देखेंगे, साइंस देखेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप एनसीईआरटी के जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि 6 से 12 तक कंप्लीट रखना, उसको आप, ठीक है, जड़ से ख़त्म कर सके। एक बार आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे 6 से 12, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप हर क्वेश्चंस को आप जान पहचाना ऐसा लगेगा, क्योंकि हम खुद कॉम्पिटिटिव में है तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो चलिए देखते हैं। और आप लोग हेडफोन का यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से बोलना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग हेडफोन का यूज़ कीजिएगा, ओके। और रही बात जूमिंग का, तो हम जूमिंग के यहाँ पे कर दिया करेंगे, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6, जो कि है हमारे देश भारत। चलिए देखते हैं। भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के उच्च शिखर से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो इतना सारा बातें में हम लोग क्या सीखे हैं कि भारत के उत्तर में क्या हिमालय है, ठीक है, और दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यानी हमारा देश दो तरफ से, ठीक है, क्या है, एक तरफ से अरब सागर है पश्चिम में, और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और वही उत्तर में है हिमालय, ठीक है। जो फिर आगे देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। तो आप लोग चलिए इस बात को समझिए कि भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में क्या है, लद्दाख है, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग कितना है। यानी कि आप ऊपर से जब नीचे आएंगे भारत के मैप में, तो टोटल कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 3200 किलोमीटर। तब पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का, गुजरात में जो कच्छ है ना, वहाँ तक का जो विस्तार होगा लगभग 2900 किलोमीटर होगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यह जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखाई देते हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। देखिए अभी करंट में डाटा आया हुआ है ना, जो कि इंडिया है आबादी में चाइना को पछाड़ते हुए नंबर 1 में आ गया है। यहाँ पे याद रखेंगे, आज का डेट में जो हम लोग रीड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डाटा है, ठीक है। फिर क्या है, यह चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन अभी क्या हो चुका है, देखिए ये जब बुक इसको न्यू एडिशन हुआ है उसके बाद ये डाटा आया है कि इंडिया जो है जनसंख्या में पहला स्थान है। तो इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। अगर डाटा आने के बाद बुक चेंज करते तो ज़रूर इसमें नंबर 1 दिया हो रहा था। तो आप लोग याद रखेंगे कि इंडिया भी है जनसंख्या में नंबर 1 है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ ब्लू बॉक्स में, क्या आप जानते हैं, बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता हुआ पूरा देश का मानक समय एक नहीं होता।
आप क्या समझे कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम को डिस्टेंस ज़्यादा होता है ना, वहाँ पूरा देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय? पता चल जाएगा रूस का भी, लेकिन आपको याद रखना अमेरिका में 7 और कनाडा में कितने मानक समय है? 6। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है। ये आप बात हमेशा याद रखेंगे कि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 उत्तर देश के है ना लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो भारत में जो कर्क रेखा किससे गुजरती है? मध्य से होकर गुजरती है, और भारत किधर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है ना 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? ये भी याद रखना, जो ब्लैक डार्क किया हुआ है इसको आप याद रखोगे कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री है ना 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? ये क्वेश्चन क्या गया है? देखिए एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा ही रहता है कि क्वेश्चन करने के बाद तो ना आंसर भी दिया हुआ रहता है। देखिए बहुत बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। देखिए इसमें बोला गया है कि इंडिया में भी ऐसा बहुत जगह है जिसमें कि आप 2 घंटे का अंतर होता है, कहीं के दिन का तो फिर कहीं 2 घंटा बाद रात होता सुबह या रात, इसमें डिफरेंट रहता है। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश आप पकड़ लेंगे तो वहाँ जल्दी सुबह हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप अपने पहले पढ़ा चुका है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट, ठीक है 4 मिनट अंतर होता है। अब याद रखेंगे प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए कितने समय का स्थानीय समय में कितना मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। पश्चिम में देखो क्या, गुजरात की अपेक्षा पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें सूर्योदय क्या होता है? 2 घंटे पहले हो जाता है। अब पहले पढ़ चुके हैं कि 80 डिग्री 30 पूर्व देशांतर का स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। ये भी याद रखेंगे आप, क्यों माना जाता है? ठीक है, इसमें एमांतर को भारत का मानक एमांतर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों का स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। देखिए भारत का पड़ोसी कितना स्थलीय सीमा जुड़ा है? 7। चित्र 6.1 में इस देशों के नाम का पता लगाइए। देखिए चित्र 6.1 है, इसमें आप देख सकते हैं भारत से लगा हुआ सीमा जो कि स्थलीय है क्या क्या है? पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान ऊपर से भी लगा हुआ है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है म्यांमार हो गया। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होगा? चीन हो गया। तो 7 जो है स्थलीय सीमा लगा हुआ है और समुद्री सीमा भी है, वो देखेंगे आगे। चलिए इसके बाद देखते हैं भारत राजनीति में क्या, जैसे इसका क्या क्या न्यूज जो है मैप है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिहार, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश किधर है ना। मैप को भी आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, इसको हम जूम आउट कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी आप मैप तो देखते ही होंगे तो इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए जो यहाँ से रीड किए थे, उसके बाद क्या है कि इनमें से कौन कौन से देश है जिनकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी है। देखिए समुद्र से कौन कौन से नहीं जुड़े, जो आप देखे हुए समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। अब देखिए दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। आप याद रखेंगे कि दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। देखिए याद रखने वाली बात है कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि। ठीक है, और हमारे 2 जो समुद्र में स्थित 2 द्वीप जो कि हमारे पड़ोसी देश का अंश है, श्रीलंका और मालदीव, जो कि जल सीमा है। अब देखिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है,
प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। देखिए, आप याद रखेंगे जितना भी राज्य है वो भाषाओं के आधार पर है। अगर आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो बंगला है, इसीलिए इसको भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया है। केरल में केरला भाषा के लिए जो जितना भी सारा ये है भाषा के आधार पर ही राज्य बना था। तो आप याद ये बात को रखेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं भारत का जो मानचित्र और एक दिया हुआ है, यह भौतिक विभाजन में है, जो कि आप देख सकते हैं कि जितना पर्वत किधर है, नदी किधर है, इस सब के बारे में इस मैप में बताया गया है, ठीक है। बंगाल खाड़ी आप देख सकते किधर, अरब सागर किधर है, ठीक है। भारत का जो भी वगैरह इसमें दिया गया भौतिक विभाजन। अब देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी तो रीड कर लिए है। अब देखिए येलो बॉक्स में पहले क्या है उसको रीड कर रहे थे कि जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जलोढ़ निक्षेप याद रखेंगे। असहायक नदी क्या है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करते हैं, सहायक नदी कहते हैं। यानी एक बड़ी सी नदी जा रहे है, उसमें से कोई छोटी सी नदी मिलता है तो बड़ी सी नदी का सहायक नदी वही छोटी नदी का नाम हो जाता है, आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भौतिक विभाजन, थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए भौतिक विभाजन में क्या है कि भारत में पाए जाने वाले भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय है ना, संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, ठीक है। अब इसी श्रृंखला में क्या है, विश्व की सबसे ऊंची शिखर भी है। अब मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान जहाँ स्थित है, यहाँ पे स्थित है, याद रखेंगे। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाना है आपको, ठीक है। अब देखिए शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अब शिवालिक क्या है, सबसे दक्षिण में स्थित है। अब हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपण से बने हैं। नदियों के यह मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। देखिए भारत के पश्चिमी भाग में किधर है, क्या है, पश्चिम किधर हो जाएगा। जो इंडिया का मैप रखेंगे अगर तो उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा पश्चिम। तो भारतीय महामरुस्थल वहीं पे स्थित है। यह शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यह वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। अब देखिए उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यानी प्रायद्वीप पे पठार की स्थिति आकृति कैसे त्रिभुजाकार है, याद रखेंगे। अब देखिए इसके धरातल काफ़ी ऊंची नीचा है। इसमें क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अब ये बात याद रखेंगे कि सब विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला क्या, अरावली श्रृंखला। देखिए विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखला से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। तापी नदी से और नर्मदा नदी की सतपुरा से बहते, विंध्य एवं सतपुरा में बहती है। अब देखिए बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। नर्मदा तापी नदी कौन सा इसमें गिरती है, अरब सागर में। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, ये भी याद रखेंगे कि यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी, नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोह अयस्क की प्रचुरता है। अब देखिए खनिज जैसे कोयला एवं लोह अयस्क की प्रचुरता है। अब देखिए पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे है, ठीक है। अब पूर्वी तटीय तट में अपेक्षित चौड़े होते हैं, ठीक है। पूर्वी तट में क्या अपेक्षित चौड़े होते हैं। इससे पहले यहाँ देख लेते हैं, है ना, क्या क्या छूट रहा है। इधर से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 6.4 चित्र को प्रवाल द्वीप है एक तरह का, ठीक है। ये क्या है, प्रवाल द्वीप है। आप इसमें देखिए
एक तो द्वीप जो समझ में आ रहा होगा कि जिसमें तालाब ऐसे कुछ रहता है, आप चित्र में देख सकते हैं। अब देखिए वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ी थी उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान क्या है, अपेक्षित चौड़े होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है, चौड़ा होता है, पूर्वी, ठीक है। वह पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कई नदियाँ हैं, महानदी गोदावरी कृष्णा तथा गोदावरी बंगाली खाड़ी में गिरती है। अब ये बात याद रखेंगे कि पूर्वी की ओर बहने वाली नदियाँ क्या है, महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अब याद रखेंगे कि बंगाल के खाड़ी में जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर, जो कि यहाँ पे बंगाल के खाड़ी में है, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी, ये भी याद रखेंगे। और यही नदी क्या होता है, पूर्वी की ओर बहने वाली होती है। उससे पहले हम लोग देख चुके थे, दो नदी था, क्या था, जो कि नर्मदा, और क्या था जो कि पश्चिम की ओर बहती थी, उस नदी को भी आप याद रखेंगे। एक था नर्मदा और क्या था, उसको आप देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस चित्र को देखेंगे, एक सवेरे परी मनुष्य पर जल जले की काली छाया, एक तरह की क्या है, एक तरह का ही कविता जैसा बताया गया है, जो कि लिखी है किसने, पंखुड़ी विदा, जो कि कक्षा इसका है। चलिए वो भी चित्र है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और एक चित्र ये भी है, आप देख सकते हैं इसको भी। इस चित्र में आखिर क्या दिया हुआ है ना। इस चित्र में चित्र बनाया गया है, सुनामी का है। अब देखिए फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है कि भारत में दो द्वीप समूह भी है, ठीक है। भारत में क्या है, दो द्वीप समूह है। इससे पहले यहाँ पे क्या छूट रहा है उसको एक बार देख लेते हैं फिर से। सुंदरबन डेल्टा स्थित है, उसके बाद यहाँ से देख लेंगे कि क्या है, भारत में दो द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप समूह एवं अरब सागर में स्थित है। देखिए भारत में क्या है, दो द्वीप समूह है भारत में। भारत में दो समूह क्या है, लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप में है ना। अब अरब सागर में स्थित है, लेकिन ये केरल के तट से कुछ दूर प्रवाल द्वीप में स्थित है लक्षद्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, याद रखेंगे। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्र एवं लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, सुनामी के बारे में आप जरूर सुनेंगे। सुनामी कैसे होता है, जब सागरीय तरंग है एक तरह का, जो समुद्र तल पर भूकंप का जो होता है समुद्र के तल में, तो भूकंप होने की वजह से पानी हिल जाता है, इसी कारण से पानी ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे सुनामी का रूप ले लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 6 ख़त्म होता है और इसका अभ्यास शुरू हो जाता है फिर यहाँ से। तो चैप्टर 6 को आप जो है देखिए, एक बार में एनसीईआरटी समझ में नहीं आने वाला है। इसको आपको कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, हर सब्जेक्ट को, हर लेसन को। तो आप बस ये मत सोचिए कि इतना कुछ पढ़े लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा। आप या तो जब पढ़ रहे हैं तो हर एक लाइन को अच्छे से याद रखो, या फिर दोबारा उसको एक बार पढ़ लेना फिर से। तो चलिए देखते क्वेश्चन से एक बार क्या बता रहे हैं कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन एकदम आंसर आपको पता रहना चाहिए। भारत की स्थल सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनका नाम लिखिए। ठीक है, कौन सी देश प्रमुख नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में क्या था, नर्मदा और ताप्ती नदी था, जो कि क्या होता था, पश्चिम की ओर बहती थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया डेल्टा का नाम क्या था, सुंदरबन डेल्टा था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन को आपको खुद करना है। और अगर हम लोग सही चिन्ह, जो कि एमसीक्यू होता है, जो एग्जाम में डायरेक्टली आता है, तो इसके यहाँ पे है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। याद रखने वाली बात है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। उसके बाद सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पाक जल संधि किन देशों के विशेष से श्रीलंका एवं भारत भी याद रखेंगे।
तो ऐसे तरह क्वेश्चन का आप आंसर करने का ट्राई करेंगे। आप देखिए और है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से है। अरब सागर में कौन सा था, एक था अरब सागर था, एक और कौन सा सागर में था जो कि द्वीप भारत के द्वीप समूह था, उसको भी आप याद रखोगे। अब भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी था, अरावली, सब याद रखने वाली है जो आप याद रखोगे। चलिए दोस्तों फिर क्या करते हैं हम लोग जल्द से ही चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया, यानी कि एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग पॉलिटिकल जो भी स्टडीज़ है उसको भी देखेंगे, और साइंस के साथ साथ इतिहास को भी जल्दी से वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग को जल्दी से कवर हो जाए। चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी कुछ सवाल हो या कुछ बोलना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो कि क्लास 7 का है, ज्योग्राफी और अदर जो भी सब्जेक्ट का है उसका वीडियो आने वाला है, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं। बाय दोस्तों।